तो गाइस कहानी की शुरुआत होती है इस ड्रामा की हीरोइन सी फान से, जिसको नींद नहीं आ रही होती है। उसके कमरे में ऐसी काफी सारी चीजें रखी होती है जिनसे नींद आने में मदद मिलती है, क्योंकि सी फान को नींद न आने की प्रॉब्लम है, मतलब कि उसको इनसोम्निया है। अगले दिन वो योगा करते करते सो गई होती है तो उसकी मम्मी उसको उठाती है। वो अपनी मम्मी को बताती है कि उसको भूख लगी है, तुम्हारे पापा खाना बना रहे हैं तो जाओ फ्रेश होकर आ जाओ। फिर अगले सीन में हम सी फान को अपने मम्मी पापा के साथ ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं। उसकी मम्मी पूछती है कि रात को तुम कितने घंटे सोई थी? बहुत कम सो पाई थी, बस 3 घंटे। सीफान ने हर एक तरीका अप्लाई कर लिया है पर उसकी स्लीपिंग प्रॉब्लम जरा भी ठीक नहीं हुआ है। क्या मैं स्लीपिंग पिल्स लेना शुरू कर दूं? तो उसके मम्मी पापा मना करते हैं, क्योंकि स्लीपिंग पिल्स के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि सीफान को कोई भी हेल्थ इश्यू हो। उसकी मम्मी उसको बताती है कि पास में ही एक क्लिनिक है, मैंने सुना है कि वहाँ पर एक बहुत अच्छा डॉक्टर है जो कि इनसोम्निया का इलाज बहुत अच्छे से करता है। उसके मम्मी पापा के बहुत ज्यादा कहने पर वो चेकअप करवाने के लिए क्लिनिक आती है और डॉक्टर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट रजिस्टर करने के बाद जब वो डॉक्टर के कैबिन में जा रही होती है तभी डॉक्टर एक पेशेंट को बाहर छोड़ने आता है। सीफान डोर के पास ही खड़ी थी तो डॉक्टर पूछता है आप ठीक तो है ना, आपको चोट तो नहीं लगी? सीफान बताती है कि वो ठीक है तो डॉक्टर उस पेशेंट को फार्मेसी दिखाने चला जाता है। सीफान अपनी बेस्ट फ्रेंड को मैसेज करती है कि मैंने अभी अभी एक डॉक्टर को देखा जिसकी आंखें बहुत सुंदर थी, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल तुम्हारे टाइप का है। उसकी फ्रेंड पूछती है कि क्या वो हैंडसम है? तो सीफान बताती है कि उसने मास्क पहन रखा था इसलिए उसका चेहरा नहीं देख पाई। उसकी फ्रेंड उसको टास्क देती है कि डॉक्टर का चेहरा अच्छे से देख कर बताए। तभी वो डॉक्टर वापस आता है और पूछता है क्या आपका मेरे साथ अपॉइंटमेंट है? सीफान उसके कोट पर लिखा हुआ नाम पढ़ती है, फिर हाँ कहती है। इस डॉक्टर का नाम हेसु है जो कि इस ड्रामा का हीरो है। हेसु उसको अंदर बुलाता है और उसको क्या दिक्कत है पूछता है। मैं इनसोम्निया से सफर कर रही हूँ, ये कितने टाइम से हो रहा है? काफी वक्त से हो रहा है, मैं मेलाटोनिन ले रही हूँ पर उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। हेसु सब कुछ कंप्यूटर में नोट करने लगता है। सीफान उसको ऑब्जर्व करने लगती है। उसको पता चलता है कि डॉक्टर हेसु बहुत ही शांत स्वभाव का इंसान है। हेसु जब सीफान का पल्स चेक कर रहा होता है तो सीफान मन में कहती है इसका ऑफिस तो काफी साफ सुथरा है, आप अक्सर किस वक्त सोने जाती हैं? वो दरअसल मैं काफी लेट सोती हूँ, लगभग 1 बजे के बाद। ये तो काफी लेट है। क्या आपको बहुत सपने आते हैं? हाँ आते तो हैं। क्या बुरे सपने आते हैं? नहीं, हर तरह के सपने आते हैं। फिर वो अपने मन में कहती है इसकी आवाज भी काफी अच्छी है, पर मैं इसका चेहरा कैसे देखूं? सीफान उसको घूरे जा रही होती है जो कि हेसु नोटिस कर लेता है, इसलिए सीफान इधर उधर देखने लगती है और उसकी पल्स काफी तेज हो जाती है। तो हेसु उसको बताता है कि जब पल्स चेक किया जा रहा हो तो दिमाग को शांत रखना चाहिए। सीफान नौटंकी करने लगती है कि मुझे साफ साफ सुनाई नहीं दे रहा है, क्या आप मास्क उतार कर बात कर सकते हैं? तो हेसु थोड़ा जोर से कहता है मैंने कहा कि अपने दिमाग को शांत रखिए। सीफान का ट्रिक फेल हो जाता है। अपना चेहरा सामने लाइए, आपके चेहरे की हालत देखनी है। तो सीफान चेहरा सामने लाती है और हेसु को देखने लगती है। दोनों की नजरें मिलती है, इससे दोनों थोड़ा नर्वस फील करने लगते हैं। मुझे लगता है कि आपको इनसोम्निया इमोशनल ट्रॉमा की वजह से हुआ है, ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से क्या क्या हो सकता है और उसको ऐसे समय में क्या क्या नहीं खाना चाहिए सब कुछ बताता है। मैं आपको जो मेडिसिन दूंगा उसको खाने के बाद आपका इनसोम्निया ठीक होने लगेगा और सपने भी आने थोड़े कम हो जाएंगे, पर उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि आपके दिमाग में जिस चीज को लेकर स्ट्रेस है आपको उसे खत्म करना होगा। क्या हाल ही में आपके साथ कुछ बुरा हुआ है? मैं काम में बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ तो शायद काम का ही स्ट्रेस होगा। सीफान जिस टोन में ये बोलती है हेसु समझ जाता है कि सीफान को काम का स्ट्रेस नहीं है बल्कि बात कुछ और है। हेसु मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन सीफान को देता है और कहता है मैंने 1 हफ्ते का दवाई दिया है तो अगले हफ्ते आपको फिर से चेकअप के लिए आना होगा। सीफान के जाने के बाद हेसु टेबल पर एक पेपर फ्रॉग दिखता है जो कि सीफान ने बनाया था। हेसु उस पेपर फ्रॉग के साथ खेलने लगता है और स्माइल करने लगता है। सीफान फार्मेसी आकर नर्स को प्रिस्क्रिप्शन देती है तो नर्स उसको थोड़ी देर वेट करने को कहती है और बिल बनाने चली जाती है। सीफान को उसकी फ्रेंड का मैसेज आता है, उसने पूछा होता है कि तुमने डॉक्टर का चेहरा देखा, वो कैसा दिखता है? तो सीफान उसको सैडली बताती है कि वो नहीं देख पाई। तभी हेसु यहाँ आता है और उसने मास्क नहीं लगाया होता है। उसका हैंडसम चेहरा देखकर सीफान हैरान रह जाती है, उसके चेहरे से उसकी नजर ही नहीं हट रही होती है। हेसु उसको बताता है कि फार्मेसी 5 बजे बंद हो जाता है, ट्रेडिशनल मेडिसिन तैयार करने में 4 घंटे लगते हैं, तो आप 2 बजे आकर मेडिसिन ले जा सकती हैं। फिर वो चला जाता है। तभी नर्स आती है और उसको वही बातें बताती है जो कि अभी अभी हेसु बताकर गया। इससे सीफान हैरान रह जाती है कि ये सब चल क्या रहा है। सीफान जब घर जा रही होती है तो उस पल को याद करती है जब वो अपने बॉयफ्रेंड यान हैंग से मिली थी। उसने यान हैंग को बताया था कि वो पढ़ने के लिए अब्रॉड जाने वाली है, तो वो गुस्सा हो गया था और कहा था तुमने इतना बड़ा फैसला मुझसे डिस्कस किए बिना कैसे ले लिया? तुम बहुत ज्यादा बदल गई हो, मेरे पास तुम्हारा कॉल उठाने का टाइम नहीं होता है तो क्या तुम मुझसे बात करना ही बंद कर दोगी? पता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना कितना टायरिंग है, तुम जानती हो ना कि मैं काम में कितना बिजी रहता हूँ, मैं किन हालातों से गुजर रहा हूँ, तुम्हें समझना चाहिए ना। सीफान उससे कहती है कि हम आज बहुत टाइम बाद मिले हैं इसलिए आज हम इस तरह की बातें नहीं करते हैं ना, पर उसका बॉयफ्रेंड उसकी एक नहीं सुनता है और उसको और भी काफी कुछ सुनाता है जिससे सीफान को काफी बुरा लगता है।
उसका बॉयफ्रेंड हर चीज में सीफान को ही गलत ठहराता रहता है, जिससे सीफान काफी परेशान रहती है। मतलब कि उसके इनसोम्निया का कारण उसका बॉयफ्रेंड है। वो अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करती है कि तुम क्या कर रहे हो, और हमेशा की तरह उसका रिप्लाई नहीं आता है। इससे वो उदास हो जाती है। उधर हेसु एक पेशेंट को बाहर छोड़ने आता है तो देखता है कि सीफान का मेडिसिन तैयार हो चुका है। डॉक्टर हेसु, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो, दरअसल इस वक्त मेरा कोई अपॉइंटमेंट नहीं है तो मैं बस वॉक के लिए आया था। फिर वो चला जाता है। पर 2 घंटे बाद वो फिर से वापस आता है तो देखता है कि सीफान का मेडिसिन फार्मेसी में नहीं है। इससे हेसु थोड़ा अपसेट हो जाता है क्योंकि वो सीफान से फिर से मिलना चाहता था। फिर हमें पता चलता है कि सीफान के पापा क्लिनिक जाकर मेडिसिन लेकर आए थे। मेडिसिन बहुत ज्यादा कड़वी होती है तो सीफान पीने से मना करती है। तो उसके मम्मी पापा उसको डांट लगाते हैं कि तुम्हें पीना ही पड़ेगा, पियोगी नहीं तो ठीक कैसे होगी। सीफान को ना चाहते हुए भी उस मेडिसिन को पीना पड़ता है। हेसु अपने घर पर होता है तभी उसको एक इंटर्न डॉक्टर का कॉल आता है तो वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता है जहाँ पर वो काम करता है। एक पेशेंट जिनको लंग्स कैंसर है, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है तो हेसु जल्दी से उनका इलाज करता है और उनकी कंडीशन को बेहतर करता है, जिसके बाद वो आराम करने आ जाता है। सीफान का बनाया हुआ पेपर फ्रॉक को देखते हुए वो सोचने लगता है कि क्या वो अगले हफ्ते चेकअप के लिए आएगी। सीफान अपने घर पर सोने आई होती है पर उसको नींद ही नहीं आ रही होती है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उससे जो बुरी बातें कही थी उसके दिमाग में वही सब चल रहा होता है। अगले दिन सीफान अपने घर के पास ही में ब्रेकफास्ट खरीदने आई होती है। तभी उसकी मम्मी मैसेज करके पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। तो वो उनको बताती है कि मैं रात को अच्छे से सो नहीं पाई थी इसलिए ब्रेकफास्ट खरीदने आई हूँ। मुझे नहीं पता क्यों पर उस ट्रेडिशनल मेडिसिन ने काम ही नहीं किया, तो कैसा रहेगा कि आप उसे फेंक दें। तभी पीछे से हेसु कहता है आपको मेडिसिन वेस्ट नहीं करना चाहिए। अचानक हेसु को अपने पीछे देखकर सीफान चौंक जाती है। ट्रेडिशनल मेडिसिन को काम करने में थोड़ा वक्त लगता है, आपने सिर्फ एक पैक लिया है तो इतनी जल्दी असर कैसे करेगा। डॉक्टर की डांट सुनने के बाद सीफान कहती है हाँ आपने सही कहा। फिर अपना ब्रेकफास्ट लेकर जल्दी से चली जाती है। हेसु शॉप ओनर से पूछता है कि अभी अभी जो लड़की गई क्या वो अक्सर यहाँ आती रहती है। शॉप ओनर बताते हैं कि वो लड़की इसी नेबरहुड में रहती है और यहाँ पर कभी कभार ब्रेकफास्ट खरीदने आती रहती है। ये जानने के बाद हेसु काफी खुश हो जाता है। सीफान घर आती है तो उसके पापा उसको मेडिसिन पीने के लिए देते हैं। वो पीने से मना करती है तो उसके पापा उसको डांटने लगते हैं। अरे बस कीजिए पापा, अभी अभी मैं नीचे डॉक्टर से मिली थी और उन्होंने भी मुझे डांटा था, मुझे और डांट नहीं सुननी। फिर वो मेडिसिन पीने लगती है। उसकी मम्मी पूछती है कि यान हैंग अभी क्या कर रहा है, उससे काफी वक्त से बात नहीं हुई है, उसने हाल ही में बिजनेस शुरू किया है इसलिए काफी ज्यादा बिजी रहता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सीफान एक होटल में मैनेजर का काम करती है। आज होटल में कुछ वीआईपी आने वाले हैं तो सीनियर मैनेजर सभी मैनेजर्स के साथ मीटिंग करते हैं और उन सभी को उनका काम समझा देते हैं। सीफान के फोन में चार्ज नहीं था तो चार्ज करने के बाद वो फोन को स्विच ऑन करती है तो देखती है कि यान हैंग ने उसको कॉल किया था। वो पुराने मैसेजेस चेक करती है तो पता चलता है कि सीफान ही उसको अक्सर कॉल्स और मैसेजेस करती रहती है। यान हैंग बहुत रेयरली करता है। इसके बारे में सोचकर वो उदास हो जाती है। अगले सीन में हम सीफान को उसके दोस्तों के साथ देखते हैं। इसका नाम कू जियांग है जो कि सीफान की बेस्ट फ्रेंड है और इसका नाम ई शेन है। ये दोनों भी इसी होटल में मैनेजर का काम करते हैं। ये तीनों होटल के अलग अलग डिपार्टमेंट को संभालते हैं। सीफान मेडिसिन पी रही होती है तो कू जियांग पूछती है क्या ये बहुत कड़वी है, ये लो बबल टी पी लो। मैं नहीं पी सकती क्योंकि मेरे डॉक्टर ने टी और कॉफी पीने से मना किया है। अरे तुम भी ना, ये बस मिल्क टी है, इससे कुछ भी नहीं होगा, चलो पी लो। हाँ तुमने सही कहा। फिर वो टी पीने लगती है। कू जियांग उससे पूछती है क्या तुमने उस डॉक्टर का चेहरा देखा था, वो कैसा दिखता है। वो काफी ज्यादा हैंडसम है, किसी हीरो से कम नहीं है। क्या तुम्हारे पास उसका फोटो है। नहीं है क्योंकि एक्सपर्ट कॉलम में उसका फोटो ही नहीं था। पर कू जियांग मुझे लगता है कि वो बिल्कुल तुम्हारे टाइप का है। मैं इस सैटरडे को फिर से चेकअप के लिए जाने वाली हूँ तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी। कू जियांग हाँ कर देती है। फिर सैटरडे को कू जियांग बहुत अच्छे से तैयार होकर आती है ताकि डॉक्टर हेसु को इम्प्रेस कर सके। पर जब वो दोनों डॉक्टर के केबिन में जाते हैं तो यहाँ पर हेसु होता ही नहीं है बल्कि उसकी जगह एक बूढ़ा डॉक्टर होता है। तो कू जियांग सीफान को गुस्से में घूरने लगती है और आंखों ही आंखों में कह देती है कि ये है हैंडसम डॉक्टर। सीफान कहती है आई एम सॉरी डॉक्टर, मुझे लगता है कि मैंने गलत अपॉइंटमेंट ले लिया है। मैं पिछली बार जब चेकअप करवाने आई थी तो यहाँ पर कोई और डॉक्टर था। आपका मतलब डॉक्टर हेसु। हाँ वही, उनको कुछ काम था इसलिए आज वो नहीं आ पाए तो उनकी जगह मैं आया हूँ। अगर ऐसा है तो मैं अगले हफ्ते आती हूँ। पर क्यों, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मैं उस डॉक्टर जितना काबिल नहीं हूँ। अरे नहीं डॉक्टर, ऐसी बात नहीं है। अब तुम यहाँ आ ही गई हो तो तुम्हें चेकअप करवा कर ही जाना चाहिए। डॉक्टर से मिलने के बाद जब सीफान फार्मेसी जा रही होती है तो कू जियांग काफी अपसेट होती है क्योंकि वो हैंडसम डॉक्टर से मिल नहीं पाई, उसका यहाँ आना बेकार हो गया। अब मेडिसिन तैयार करने में 4 घंटे लगते हैं तो ये दोनों तब तक घूमने आ जाते हैं। कू जियांग उससे पूछती है कि क्या तुमने यान हैंग को बता दिया कि तुम पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाने वाली हो। हाँ मैंने बता दिया था पर वो इस बात को लेकर बहुत गुस्सा हो गया था और तब से ही उससे ठीक से बात नहीं हो पा रही है। मैं कब से तुमसे ये पूछना चाह रही हूँ, क्या तुम सच में उसके साथ खुश हो। सीफान थोड़ा
सोचती है और कहती है मुझे नहीं पता, हम दोनों 7 साल से साथ हैं, जो कि काफी लंबा टाइम होता है। हम दोनों को एक दूसरे के बारे में काफी अच्छे से पता है, पर पिछले 6 महीने से उससे अच्छे से बात ही नहीं हो पा रही है। और जब हम दोनों की बात होती है तो बात करने के लिए कोई टॉपिक ही नहीं होता है। उसकी बातें सुनकर कू जियांग को उसके लिए काफी बुरा लगता है। सी फान जब अपने घर जा रही होती है तो हेसु को इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड पर घूमते देखती है। जब वो सी फान को देखता है तो सरप्राइज रह जाता है और उसके सामने रुकता है। डॉक्टर हेसु, क्या आप भी इसी नेबरहुड में रहते हैं? हाँ, क्योंकि यहाँ से क्लिनिक काफी पास है। तो फिर आप क्लिनिक क्यों नहीं आए थे? आई एम सॉरी, वो दरअसल मुझे कुछ बहुत जरूरी काम आ गया था, इसलिए नहीं आ पाया। क्या आप दूसरे डॉक्टर से मिली थी? हाँ, मिली थी। ये तो अच्छी बात है। हेसु अपना फोन निकालता है ताकि सीफान से उसका नंबर मांग सके, पर उसके बोलने से पहले सीफान कहती है मैं अगले हफ्ते फिर से चेकअप के लिए आऊंगी, तो आप फिर से एब्सेंट मत हो जाइएगा, क्योंकि मुझे हर बार अलग अलग डॉक्टर से मिलना पसंद नहीं है। इतना बोलकर वो चली जाती है। वो नंबर नहीं ले पाया इसका उसको दुख होता है, पर वो अगले हफ्ते फिर से चेकअप के लिए आएगी, इस बात से वो खुश भी होता है। अगले दिन हेसु उसी बूढ़े डॉक्टर के घर पे आता है जिनसे सीफान मिली थी। ये और कोई नहीं बल्कि हेसु के नाना जी हैं। यहाँ पर और भी कई डॉक्टर्स होते हैं जो कि हेसु के अंडर इंटर्नशिप कर रहे हैं। ये सभी लोग नाना जी के साथ लंच करने आए होते हैं। खाना खाते वक्त नाना जी उन सभी से उनके इंटर्नशिप के बारे में पूछ रहे होते हैं कि इंटर्नशिप कैसा जा रहा है और उन्होंने क्या क्या सीखा है। शाम को हेसु अपनी माँ के फोटो के सामने अगरबत्ती जलाता है, जिससे पता चलता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। नाना जी हेसु को बताते हैं कि आज तुम्हारी जगह मैं क्लिनिक गया था और 2 बहुत प्यारी लड़की चेकअप करवाने आई थी। मुझे देखकर उनके चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी। तो आप मिस सीफान से मिले थे, उसकी कंडीशन अब कैसी है? थोड़ी बहुत इम्प्रूव तो हुई है, इसलिए मैंने उसको वही मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दिया था जो कि तुमने किया था। आगे चलकर तुम फिर कभी एब्सेंट हुए तो पेशेंट्स को ये पहले से ही इन्फॉर्म कर देना, ताकि उनका क्लिनिक आना बेकार न जाए। मेरे पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर ही नहीं है, तो मैं उसे कैसे इन्फॉर्म करूंगा? अपॉइंटमेंट लेते वक्त पेशेंट को अपना नंबर देना पड़ता है, तो तुम रिसेप्शन से उसका नंबर ले सकते हो। ऐसा करना ठीक नहीं होगा। तो फिर जब वो अगले हफ्ते चेकअप के लिए आएगी तो उससे नंबर मांग लेना। वो लड़की बहुत सुंदर है और शांत स्वभाव की लगती है। मुझे वो पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। वो तुमसे 4 साल छोटी है, पर मुझे लगता है कि तुम दोनों साथ में काफी अच्छे लगोगे। नाना जी की बातें सुनने के बाद हेसु सीफान के बारे में सोचने लगता है और काफी मुस्कुराने लगता है। फिर कहता है मैं आपकी बात समझ गया, पर आपको मुझ पर इस तरह जोर नहीं डालना चाहिए। अरे मैं तो बस तुम्हें उसका नंबर मांग लेने को कह रहा हूँ, ताकि उससे रोज बात कर सको, उसका हालचाल जान सको और उसकी परवाह करते हो दिखा सको। नहीं तो हफ्ते में सिर्फ एक बार ही उससे मिल पाओगे। इस तरह वो कैसे तुम्हें नोटिस करेगी? तुम 31 साल के हो चुके हो और तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, आखिर कब तक अकेले रहोगे? मैं 31 साल का हो चुका हूँ, इसलिए सोच समझकर ही किसी रिश्ते में आना चाहता हूँ। तो आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं इस मामले को अपने तरीके से हैंडल कर लूंगा। अगले दिन सीफान सोकर उठती है तो हमें पता चलता है कि रात को वो बहुत अच्छे से सोई थी। जिसके बाद वो काम पर आती है तो उसका माइंड काफी फ्रेश होता है, जिससे वो बहुत अच्छे से काम कर पाती है। उधर हेसु भी हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा बिजी होता है, क्योंकि आज बहुत सारे लोग उससे चेकअप करवाने आए होते हैं। पेशेंट्स को देखने के बाद जब हेसु लंच कर रहा होता है तो उसके पास हम लीजे नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि इंटर्न डॉक्टर है और हेसु के अंडर काम करता है। इन दोनों के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। लीजे की कुछ काम की वजह से हेसु इस हफ्ते सीफान से नहीं मिल पाया था, इसलिए वो लीजे से थोड़ा नाराज होता है। पर लीजे को कोई आइडिया नहीं है कि हेसु उससे नाराज क्यों है। शाम को होटल में सीफान अपना सारा काम खत्म करने के बाद घर के लिए निकल रही होती है तो उसका बॉयफ्रेंड यान हैंग उसको लेने आया होता है। दोनों साथ में डिनर करने आते हैं। खाने से पहले सीफान खाना का फोटो खींचती है। कितनी बार कहा है खाते वक्त फोन यूज मत किया करो। उसके गुस्सा करने की वजह से सीफान फोन बंद कर टेबल पर रख देती है। फिर यान हैंग उसके स्टडी इन अब्रॉड से रिलेटेड बातें करने लगता है, तो सीफान कहती है मैंने अभी बस अब्रॉड जाने का प्लान बनाया है, मैंने अब तक किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं किया है। अपनी ये जिद छोड़ दो, अब्रॉड जाकर ये बेकार की पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। हमारी शादी के बाद तुम अपना जॉब छोड़ देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब मेरे बिजनेस पार्टनर्स तुम्हारे होटल में रुके तो तुम किसी नौकर की तरह उनका ख्याल रखो। ये मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग होगा। यान हैंग सीफान के काम को बहुत छोटा और बेकार समझता है, इससे सीफान को बहुत बुरा लगता है। जब सीफान यूनिवर्सिटी में थी तब से ही अब्रॉड जाकर होटल सर्विसेज की पढ़ाई करने का उसका सपना है, और यही बात जब वो यान हैंग को बताती है कि वो अपने इस सपने को पूरा करना चाहती है तो यान हैंग कहता है तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गई हो, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, मेरी जरा भी परवाह नहीं है तुम्हें। ये सब सुनकर सीफान को और भी बुरा लगता है। जब वो घर आती है तो उसकी मम्मी पूछती है तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? यान हैंग के साथ तुम्हारी डेट थी ना, हमने साथ में डिनर किया था, उसको कुछ जरूरी काम आ गया था इसलिए वो जल्दी चला गया। उसके मम्मी पापा एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि सीफान इतनी उदास क्यों है। तभी सीफान कहती है क्या मैं यान हैंग से ब्रेकअप कर लूं? ये सुनकर वो दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। क्या बक रही हो, तुम दोनों इतने साल से साथ हो और अब शादी करने वाले हो, तो तुम ब्रेकअप कैसे कर सकती हो? वो ब्रेकअप क्यों करना चाहती है, आखिर हुआ
क्या है ये सब पूछने के बजाय उसके मम्मी पापा उसको डांटने लगते हैं। इससे सीफान को काफी दुख होता है तो वो गुस्से में बाहर चली जाती है। वो बाहर बैठकर आइसक्रीम खाते हुए बहुत रोती है। यान हैंग बार बार उसकी फीलिंग्स को हर्ट करता रहता है, कभी भी उसको समझने की कोशिश नहीं करता है। इस वजह से वो बहुत ज्यादा सैड है। तभी हम हेसू को देखते हैं जो कि स्केटिंग कर रहा होता है। सीफान को रोता देखकर वो उसके पास रुकता है और पूछता है, इतनी रात को आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? हेसू को देखकर वो जल्दी से अपने आंसू पोंछती है और बताती है कि उसको कुछ देर अकेले रहने का मन था इसलिए यहाँ बैठी है। मैंने आपको ठंडी चीजें खाने से मना किया था ना, तो आइसक्रीम क्यों खा रही हैं? सीफान इसका जवाब नहीं देती है तो हेसू उसके पास बैठ जाता है। अब आपने आधा खा ही लिया है तो पूरा खत्म कर ही लीजिए। वैसे 11 बज चुके हैं, आपको सोना नहीं है क्या? मैंने जो मेडिसिन दिया है क्या वो काम नहीं कर रहा है? ऐसी बात नहीं है, आपकी दवा काम कर रही है। कुछ दिनों से मैं काफी अच्छे से सो रही हूँ, मतलब कि मेरी मेडिसिन में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि आप ही मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रही हैं। उसको सैड देखकर हेसू पूछता है, क्या काम पर कुछ हुआ है? नहीं तो क्या किसी से झगड़ा हुआ है? सीफान हाँ कहती है। क्या आपके बॉयफ्रेंड से? सीफान फिर से हाँ कहती है। सीफान का बॉयफ्रेंड है जानकर हेसू थोड़ा सैड हो जाता है। दरअसल हमारा झगड़ा नहीं हुआ है, बस कुछ चीजों को लेकर छोटी सी बहस हुई थी, गलती मेरी ही थी। सीफान को इतना ज्यादा उदास देखकर हेसू उसको एक ट्रिक सिखाता है। चेस्ट को इस तरह प्रेस करने से सीने में जो भारीपन होता है उससे थोड़ी राहत मिलती है, साथ ही खराब मूड को भी थोड़ा बेहतर करता है। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ, जल्दी घर जाकर सो जाइएगा। और हाँ, अगर आपको नींद ना आए ना तो अपने बेड के पास एक एप्पल रख लीजिएगा, क्योंकि एप्पल के स्मेल से नींद आने में मदद मिलती है। हेसू के जाने के बाद हम देख पाते हैं कि हेसू से बात करने के बाद सीफान का मूड थोड़ा बेहतर हो गया है। घर आकर सोने से पहले सीफान फ्रिज में से एक एप्पल लेती है और अपने मम्मी पापा से कहती है, मैं मजाक कर रही थी इसलिए आप दोनों चिंता मत कीजिए। सोने से पहले सीफान यान हैंग को मैसेज करती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, तो जब तुम फ्री रहो तो मुझे कॉल या मैसेज करना। सीफान अपने बॉयफ्रेंड की वजह से इतनी परेशान रहती है और इंसोम्निया से सफर कर रही है। इसके बारे में सोचते हुए हम हेसू को थोड़ा परेशान देखते हैं। अगले दिन कुजियांग सीफान को बबल टी पीने के लिए देती है तो सीफान पीने से मना कर देती है। रात को मैं आइसक्रीम खा रही थी तो डॉक्टर हेसू ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया था और मुझे याद दिलाया था कि मुझे क्या क्या नहीं खाना चाहिए। पर वो डॉक्टर वहाँ पर क्यों था? क्योंकि वो हमारे नेबरहुड में ही रहते हैं। ईशेन बताता है कि हमारे होटल में जोंगयू ग्रुप का एक इवेंट होने वाला है। इस कंपनी का चेयरमैन यान हैंग के पापा हैं, इसलिए ईशेन सीफान से पूछता है कि क्या यान हैंग भी आएगा। मुझे नहीं पता, मेरी उससे बात ही नहीं हो पा रही है। सैटरडे को सीफान चेकअप के लिए क्लिनिक आती है। वो हेसू को बताती है कि जिस दिन हम मिले थे ना, उसी दिन से मैं अच्छे से सो नहीं पा रही हूँ। लगता है कि आपने अपने दिल में बहुत सारे इमोशंस को दबा कर रखा है। अगर आपको बेहतर होना है तो आपको उन इमोशंस को बाहर निकालना होगा। मैं काम में इतना ज्यादा बिजी रहती हूँ कि अपने प्रॉब्लम्स के बारे में किसी से बात करने का मेरे पास टाइम ही नहीं होता है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप ठीक हो जाएंगी। आप मेरे मेडिकल स्किल्स पर भरोसा कर सकती हैं। ये सुनकर सीफान को काफी अच्छा लगता है। हेसू सीफान को एक्यूपंक्चर थेरेपी के बारे में बताता है। इस थेरेपी के बाद आप अच्छे से सो पाएंगी, तो क्या आप ट्राई करना चाहेंगी? सीफान हाँ कहती है तो हेसू के कहने पर वो बेड पर लेट जाती है। हेसू उसको बताता है कि इस थेरेपी में 5 नीडल्स का इस्तेमाल होता है। ये जरा भी पेनफुल नहीं होता है, इसलिए आपको नर्वस होने की जरूरत नहीं है। फिर वो उसकी बॉडी में नीडल्स लगाने लगता है, एक सिर में, 2 हाथ में और 2 नीडल्स पैर में। सीफान पूरे टाइम हेसू को ही देख रही होती है। वो ऑब्जर्व करती है कि हेसू की आंखें तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। हेसू उसकी तरफ देखता है तो दोनों की नजरें मिलती है। इससे सीफान काफी नर्वस हो जाती है और दूसरी तरफ देखने लगती है। ये देखकर हेसू के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। नीडल्स लगाने के बाद हेसू उसको बताता है कि इस थेरेपी में 15 मिनट्स लगते हैं, इसलिए आप आराम कीजिए। फिर वो पर्दा लगा देता है और अपना काम करने लगता है। 15 मिनट बाद जब वो सीफान को देखने आता है तो वो सो गई होती है। उसको जगाए बिना हेसू सारे नीडल्स निकाल देता है। जब सीफान सोकर उठती है तो पूछती है कि मैं कब से सो रही थी? लगभग 2 घंटे से। क्या मैं इतनी देर सो गई? आई एम सॉरी, मैंने आपका काफी टाइम वेस्ट कर दिया, तो अब मैं चलती हूँ। हेसू एक पाउच में जड़ी बूटी रखकर सीफान को देता है और बताता है कि इसमें जो जड़ी बूटी है उसके स्मेल से आप अपने दिमाग को शांत रख पाएंगी। जब भी आपके चेस्ट में भारीपन लगे या इरिटेशन हो तो इसे स्मेल कर लीजिएगा, आपको काफी राहत मिलेगी। फिर तो मैं इसे हर वक्त अपने साथ रखूंगी। वाओ, इसकी स्मेल तो काफी अच्छी है। हेसू उसका नंबर मांगने वाला होता है, तभी सीफान कहती है, इसका कॉस्ट कितना होगा? मैं पे कर दूंगी, ये फ्री है, मेरी तरफ से गिफ्ट है ये। ऐसा क्या? इस गिफ्ट के लिए आपका थैंक यू। तो फिर अगले सैटरडे को मिलते हैं बोलकर वो चली जाती है। हेसू आज भी उसका नंबर नहीं ले पाया, इस वजह से उसको खुद पर काफी गुस्सा आने लगता है। सीफान उस पाउच को स्मेल करते हुए जा रही होती है और आज उसका मूड काफी अच्छा होता है। अगले दिन हेसू हॉस्पिटल में अपना काम खत्म करने के बाद घर के लिए निकल रहा होता है तो उसका फ्रेंड सोंग फेंग उसको ग्रुप ब्लाइंड डेट पर चलने को कहता है, पर हेसू मना कर देता है। तो सोंग फेंग उसको बातें सुनाने लगता है कि अबे तो कब
तक सिंगल रहेगा? अपनी जवानी इस तरह वेस्ट क्यों कर रहा है? किसी को डेट कर, अपनी जिंदगी को एंजॉय कर, काम ही सब कुछ नहीं होता मेरे भाई। अपनी बकवास बंद कर और जाकर किसी और को ढूंढ ले, बोलकर वो चला जाता है। उधर सी फान होटल में अपना काम कर रही होती है तो उसको यान हैंग का मैसेज आता है। उसने कहा होता है, मैं इसके बारे में काफी टाइम से सोच रहा हूँ, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। मैसेज देखकर सी फान शॉक्ड हो जाती है। वो यान हैंग को बहुत बार कॉल करती है पर वो हर बार कॉल कट कर देता है। इससे सी फान बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और बहुत रोती है। हेसू जब स्केटिंग करने जा रहा होता है तो वो सी फान को देखता है। सी फान को उदास देखकर वो सोचने लगता है कि अब क्या हो गया जो वो इतनी उदास है।